हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग लेकर चलेंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में वो सब कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ कवर करके चलेंगे। मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी कराऊंगा। राजस्थान की ज्योग्राफी में वो सब कुछ जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ करवाऊंगा। साथ साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो भी हम करके चलेंगे। चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या पटवारी ग्राम सेवक रीट, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सब कुछ कवर करके चलेंगे। तो आज हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग देख लेते हैं। दोस्तों, इसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार इस नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कर दो, हाड़ौती का पठार कर दो या लावा का पठार कर दो, इस नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपको बताया मरुस्थल जो तेथीस सागर का अवशेष था। फिर मैंने आपको बताया पूर्व के मैदान जो तेथीस सागर के अवशेष थे। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो जो मरुस्थल है और जो मैदान है वो तेथीस सागर का अवशेष है। जहाँ मरुस्थल है और मैदान है वो तेथीस सागर का अवशेष है। जहाँ पर्वत और पठार हैं वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष था? गोंडवाना लैंड का अवशेष था। और ये पठारी भाग किसका अवशेष है? ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी हम बात करें, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भूभाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। 7% भूभाग पर है जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। इसको ऐसे ध्यान रखना, 7% 11%, 7 में भी किसी का भाग नहीं जाता और 11 में भी किसी का भाग नहीं जाता। ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं आप। 7 में भी भाग नहीं जाता और 11 में भी नहीं जाता। तो 7% भूभाग पर है जहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों, यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। 80 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यही क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। कैसे? मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर हमने बात की थी अरावली पर्वतीय प्रदेश की, वहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्व के मैदान जहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये भाग जहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। एग्जाम में पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो हमको माउंट आबू करना है जहाँ 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हमको झालावाड़ करना है जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ सर्वाधिक मात्रा में संतरे पाए जाते हैं। अब ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों, मुख्यतः हम बात करें तो यहाँ राजस्थान के 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। मुख्यतः 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। इसके अलावा जो जिले आते हैं जिनका कुछ भाग आता है उसकी हम बात करें तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का भी यहाँ पे कुछ भाग आ जाता है। इसको हाड़ौती का पठार क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन काल में यहाँ पे हाड़ा राजवंशों का शासन था। हाड़ा राजाओं के शासन के कारण ही इसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा की। हमने बात कर ली। यहाँ जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों, यहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। कुछ जगह यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। यहाँ मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती हैं? कपास होता है यहाँ पे, जहाँ काली मिट्टी वहाँ कपास। तो कैसे काली मिट्टी, कैसे ही कपास। कपास होता है, गन्ना होता है, अफीम होता है। कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू,
चावल ये यहाँ पे अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही यहाँ पे संतरे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था तो राजस्थान का नागपुर, झालावाड़, क्यों? संतरे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ संतरे भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग इसका ढाल किस तरफ है? तो दोस्तों इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तभी तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये हमको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को दोस्तों हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो विंध्यन कगार भूमि, एक दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। बेसिक सा इनके बारे में थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है। विंध्यन कगार भूमि के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसी का ही विंध्यन कगार भूमि भाग है। यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विंध्यन कगार भूमि में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये अभी निम्न पहाड़ियों के रूप में स्थित है। बेसिक सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। दक्कन के लावा पठार की दोस्तों हम बात करें तो दक्कन के लावा पठार में स्लेटी पत्थर और बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। स्लेटी पत्थर और बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों कोटा बूंदी का पठारी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। जो कोटा और बूंदी का जो पठारी क्षेत्र है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। साथ ही बूंदी की और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र के अंदर आती हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब हमसे एग्जाम में बूंदी की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये क्या हैं पूछा जाता है, तो बेसिक सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बूंदी की पहाड़ियों की बात करें तो बूंदी में जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं यही बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। याद कैसे रखोगे? बूंदी तो बूंदी के लड्डू हैं, तो ऐसे मानना कि बूंदी का लड्डू है वो अर्धचंद्राकार है। तो बूंदी में जो अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम बूंदी की पहाड़ियाँ कहते हैं। कुंडला की पहाड़ियाँ क्या हैं? कैसे कुंडला और कैसे कोटा? जो कोटा के चारों ओर स्थित कुंडल नुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें ही हम कुंडला की पहाड़ियाँ कहते हैं। कैसे कोटा, कैसे कुंडला? कोटा के चारों ओर कुंडल नुमा पहाड़ियों को ही हम कुंडला की पहाड़ियाँ कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं इसी हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। यह दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है चांदबाड़ी। चांदबाड़ी है, चांद बावड़ी नहीं है। चांद बावड़ी तो आभानेरी दौसा में है, इसका नाम है चांदबाड़ी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हमसे पूछा जाता है रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका आकार घोड़े की नाल जैसा है। घोड़े की नाल जैसा इनका आकार है। रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में इतना सा ध्यान रखना है। भगवान राम से याद रखना कि वो घोड़े पर बैठते थे, तो घोड़े से याद रखना घोड़े की नाल जैसा इन पहाड़ियों का आकार है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो जो इम्पोर्टेंट था, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है एक बार बेसिक थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। आप कोशिश करना मेरे साथ रिपीट कर सको, मेरे साथ बोल सको। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। आपने भी कितना याद कर लिया वो भी आपको पता लग जाएगा। कोशिश करना आप मेरे साथ बोलो, रिपीट कर सको। हमने देखा था राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमने देखा था। राजस्थान में उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर, ऊपरी पर कोणा होता है। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। फिर पश्चिम में देखा था कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने देखा था राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर, सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर ये है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर। राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। श्रीगंगानगर
जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की, सबसे कम बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम का, घोटकी सुकुर, खेरपुर शंकर, उमरकोट और थार पारकर। ये सब हमने देख लिया था। अंतर्राज्यीय सीमा हमारे 5 जिले बनाते हैं। सबसे पहले पंजाब 89 किलोमीटर की, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 सर्वाधिक, गुजरात 1022 अर्थात 1022 किलोमीटर की बनाता है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा देखा था राजस्थान के 33 जिले। 33वां जिला प्रतापगढ़ बन गया था, जो 26 जनवरी 2008 को बना था। मैंने आपको बताया था सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरियों का सुरग, ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में ही ये स्थित है। उसके बाद में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखे थे। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहले हमने देखा था। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हमने देखा था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश में मैंने आपको बताया था गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। यहाँ पे हमने देखी थी सेवन घास, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने यहाँ पे काजरी और आफरी देखा था। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है। जो मैंने आपको एक वीडियो में जैसलमेर बताया था, उसको आप करेक्ट कर लेना, ये इसका मुख्यालय दोनों का ही जोधपुर में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश देखा था। अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055, दूसरी खो 920 जो जयपुर में है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी, गोरमजी जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है, और दूसरी तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 873 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार 870 है। उसके बाद में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद हमने पूर्व के मैदान देखे थे। पूर्व के मैदान जो तेथीस सागर के ही अवशेष थे। पूर्व के मैदान हमने पिछली क्लास के अंदर ही सारा सब कुछ देखा था। पूर्व के मैदान में हमने देखा था चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी करती है? चंबल नदी ही करती है। उसके बारे में हमने देखा था। पूर्वी मैदानी भाग हमारे पास 23% भूभाग पड़ता है, जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी भाग का ही था। और आज हमने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग देख लिया। तो राजस्थान के बारे में हमने सारा सब कुछ, ये बेसिक है, ये कवर कर लिया है। आगे आने वाली क्लास में हम राजस्थान के थोड़े से पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार देखेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की नदियाँ देखेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हम करके चलेंगे। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।